इतने साल बलदेव जी के साथ रहकर भी उनको पहचान नहीं पाते। वो अपने गुनाहों के सबूत मिटा देते हैं। कि पापा जी की एक औलाद और भी है और वो इसी शहर में। उस औरत के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। उसके बारे में कुछ पता लगा? और अगर उन्हें ये पता चला कि उनके मना करने के बावजूद भी मैंने इस बच्चे की जान बचाई है, तो वो मुझे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानेगा। क्योंकि ये बच्चा बलदेव सिंह की औलाद है और बलदेव सिंह को इसे अपना वारिस घोषित करना ही पड़ेगा। लेकिन रजनी जी, सच्चाई को तो कोई झुटला नहीं सकता है। ये बच्चा तो नाजायज ही फैलाएगा। अगर मेरा बच्चा नाजायज है तो सोनाली का बच्चा कौन सा जायज है? वो भी तो राजवीर की नाजायज औलाद ही माना जाएगा। ऐसी हालत में बलदेव सिंह को मेरे बच्चे को अपनी विरासत का हकदार मानना ही पड़ेगा। बलदेव सिंह की जायदाद पर सबसे पहला हक मेरे बच्चे का है और वो हक मैं इसे दिला कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। कोई भी। बलदेव सिंह ने मेरा बहुत इस्तेमाल किया है, बहुत। लेकिन आज उनकी कीमत चुकाने का वक्त है। वो मेरा इस्तेमाल होने का वक्त था। तुम देखना आदित्य, वो इसकी कीमत चुकाएंगे इसकी कीमत। बलदेव सिंह अपने दोनों हाथों से अपनी तिजोरियां भरते रहे, दौलत कमाते रहे। पता नहीं कितना पैसा उसके बैंक अकाउंट में जमा है, विदेशों के बैंक अकाउंट में जमा है। बहुत पैसा कमाया है उस आदमी ने, बहुत। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आदित्य, सोच भी नहीं सकती थी कि जो धोखे और फरेब से पैसा वो कमा रहा है अपने लिए, वो दौलत उसके काम नहीं आएगी। वो दौलत काम आएगी मेरे बच्चे के। उसकी सारी दौलत पर हमारा अधिकार है, वो जायदाद हमारी है, सिर्फ हमारी। बलदेव सिंह ने तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जो दौलत वो दुनिया को लूट कर कमा रहे हैं, वो एक दिन उसके नाम होगी जिसे उन्होंने मारने की कोशिश की थी। और वो तो यही समझ बैठे थे कि वो बदनामी का निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट गया। हाँ आदित्य, अब एक नई लड़ाई शुरू होगी। बलदेव सिंह को अपनी सारी जायदाद मेरे बच्चे के नाम करनी ही होगी, उसे करनी ही होगी। लेकिन सोनाली के बच्चे का क्या होगा? उसने भी तो अपने बच्चे के नाम से वसीयत बनाने के लिए उन पर दबाव डाल रखा है। सोनाली तो मेरी मुट्ठी में, और बलदेव सिंह को फैसला करना है ना। और मैं देखूंगी कि बलदेव सिंह कैसे मेरे बच्चे को अपना वारिस नहीं घोषित करते हैं। अब जो भी लड़ाई लड़नी पड़े ना आदित्य, वो हम लड़ेंगे। और इस लड़ाई को लड़ने में बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अपने बेटे की आखिरी निशानी को हम अपना वारिस नहीं बनाएंगे? और अगर यह बच्चा हमारा वारिस नहीं बनेगा तो फिर कौन बनेगा? ये मत भूलो कि इस बच्चे का बाप मेरा बेटा है और उस नाते वो बच्चा इस खानदान का वारिस है। तुम मां जरूर हो, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मां उसे कहते हैं जो जन्म देती है। जो मारने की धमकी देती है उसे मां नहीं कहलाते। मैंने कहा था ना सोनाली, उस औरत के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। कौन है, क्या नाम है उसका, उसके बारे में कुछ पता लगा? मैं बताती हूँ सोनाली कि सच क्या है। इस छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर लोग तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो लोग जो हमारे दुश्मन हैं, राजनीतिक तौर पर हमें कमजोर बनाना चाहते हैं। राजनीति में मेरे पति के बढ़ते कद की वजह से उनकी छवि खराब करना चाहते हैं वो लोग, और इसके लिए वो लोग तुम्हें मोहरा बनाना चाहते हैं सोनाली। मोहरा मत बनो सोनाली, वरना एक दिन तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। ये सब राजनीतिक साजिश है जिसमें तुम फंस रही हो। सोनाली, मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है सोनाली कि हम दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले, लेकिन तुम अपने बच्चे को वारिस बनाना चाहते हो और वो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ सोनाली, बोलो। कैसी है दीदी आप? मैं तो इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ जितनी जिंदगी में कभी नहीं थी। क्या मतलब? एक अरसे तक दर्द से गुजरी हूं, लेकिन आज उस दर्द ने मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। तुम समझ भी नहीं पाओगे सोनाली। खैर ये बताओ, तुमने किस लिए फोन किया? मैंने इस बारे में माँ जी से बात की थी और मैंने उन्हें ये भी बताया कि पापा जी की शायद कोई नाजायज औलाद भी है। तो क्या कहा शारदा देवी ने? वो तो मानने को तैयार ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि मैं उस बच्चे का और उसकी माँ के नाम का पता लगाऊं। ओह, मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है दीदी। मुझे तो इस बारे में सिर्फ आप ही बता सकती हैं। प्लीज दीदी, अगर ये बात सच है तो बताइए ना, किसके साथ पापा जी के रिश्ते थे और कौन है वो औलाद जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? ओहो सोनाली, अब शारदा देवी ने तुमसे कहा और तुम मुझसे पूछने लगी। अब ये इतनी छोटी सी बात भी नहीं है कि एकदम से बोल दी जाए। दीदी, मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है? क्या आप दावे के साथ कह सकती हैं कि पापा जी की कोई नाजायज औलाद है? हाँ सोनाली, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो बच्चा इसी शहर में है और बहुत जल्द उसकी माँ का नाम सामने आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि बलदेव सिंह खुद ही उसकी माँ का नाम सामने ले आए।
तुम शारदा जी से ये कहना कि वो और किसी से नहीं बल्कि बलदेव सिंह से ही पूछे। और अगर बलदेव सिंह भी नहीं बता पाए ना, तब तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी। चलो अभी मैं फोन रखती हूँ, बाय। अब दीदी शीला, जी मालकिन। साहब उड़ गए होंगे, कॉफी दिया ना। अब रागिनी तो घर पर है ही नहीं, पूरा काम तुम्हें ही संभालना होगा। सोनाली पर तो कोई बोझ नहीं डाल सकते हम। आप परेशान मत होइए मालकिन, मैं सब संभाल लूंगी। जल्दी ही तुम्हारे साथ के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। सोनाली को नाश्ता करवा दिया? जी मालकिन, मैंने उन्हें नाश्ता करवा दिया है। बहुत बोलने के बाद उन्होंने नाश्ता किया। वो थोड़ी उलझन में थी और परेशान थी। क्या परेशानी है? वो अपनी परेशानी मुझे थोड़ी बताएंगी। उनको देख के लग रहा था कि वो रात भर सो नहीं पाई हैं। उन्होंने आपको बुलाया है। ठीक है, तुम साहब के लिए कॉफी ले जाओ, मैं देखती हूँ। जी मालकिन। क्या बात है सोनाली? माँ जी, शीला बता रही थी कि आप पूरी रात सो नहीं पाई। माँ जी, मैंने आपको दुख पहुंचाने के लिए वो सब नहीं बताया था। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि आपको सच्चाई का पता होना चाहिए। अगर सच्चाई का पता है, पूरी पूरी बात बताओ। आधी अधूरी बात करने का कोई मतलब नहीं। एक ही बार में सारी सच्चाई खुलकर सामने तो नहीं आ जाती ना माँ जी, लेकिन ये बात पक्की है कि ये सच है। हाँ तो जरूर रजनी वर्मा ने ही ये सब कुछ तुम्हें बताया होगा। रजनी वर्मा का इतिहास तुम्हें पता है? 15 साल वो तुम्हारे पापा जी के साथ नहीं है। इसीलिए तो वो इस बात का दावा कर रही है। मैं किसी और के बारे में नहीं जानती, मैं सिर्फ रजनी वर्मा के बारे में जानती हूँ। जो राजनीति में कदम बढ़ाने के लिए हर वक्त हर कदम इनके साथ रही है। दिन रात कभी। ये सब कुछ देखकर भी मुझे चुप रहना पड़ता था, क्योंकि मैं रजनी वर्मा को लेकर कोई सवाल उठाती तो इनकी छवि पर फर्क पड़ता। मैं रजनी वर्मा के अलावा और कोई औरत को नहीं जानती जो इनके करीब रही। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम्हारे कोख में पलने वाली ये औलाद मेरे बेटे की निशानी है और इस खानदान का वारिस यही बनेगा। इस बात को लेकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये शारदा देवी का वादा है तुमसे। कि वो बच्चा आपका खून है, आपकी औलाद है और अब आपके खानदान का वारिस भी। जिंदगी एक भंवर है।
हेलो। नमस्कार उपाध्यक्ष जी, कैसे हैं आप? नमस्कार रजनी जी, कहिए कैसे फोन किया आपने? आजकल राजनीति में बड़ी मिलावट होने लगी है। शुद्ध राजनीति तो कहीं देखने को मिलती ही नहीं। राजनीति के मसले घर के ड्राइंग रूम और बेडरूम तक पहुंचते हैं। राजनीति का सफर किसने कहां से शुरू किया है, यह भी देखना जरूरी हो जाता है रजनी जी। देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, आप कहिए आपने किस लिए फोन किया? सचमुच एक ही बात में आपने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। खैर, आप जो जानना चाहते हैं ना, मैं वही बात आपको बता देती हूँ। आप तो बहुत दावा किया करते थे ना कि आपसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो आपसे छुपी हुई है। बहुत बड़ी बात। कहिए तो मैं वो बात भी आपको बता दूं। देखिए पहले मत बुझाइए, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। और मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि आप मेरी पार्टी की मंत्री हैं। हाँ, वो जो आपकी मर्जी के बिना बन गई। खैर, आप ये सब बातें छोड़िए, आप तो वो सुनिए जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आपने तो सुना ही होगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इस बकवास का क्या मतलब है? सबके प्यार की निशानियां होती हैं। और मेरे और आपके स्वार्थ की निशानी वो बच्चा जिसे मारने के लिए आपने डॉक्टर आरती को मजबूर किया था। बलदेव सिंह जी, वो बच्चा मरा नहीं, जिंदा है वो बच्चा। इस बच्चे का दुनिया में आना मेरे लिए भी सबसे बड़ा बदनामी का कारण बन सकता है। और न जाने कितने ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो मरे हुए पैदा होते हैं। मैं अभी उनसे बात करता हूं, फिक्र मत कीजिए सर, इत्मीनान रखिए। बच्चा मरा हुआ ही पैदा होगा। देख लो, अगर डॉक्टर ना माना फिर मुझसे बात करना और अपना मोबाइल ऑन रखना। मैं सुनना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। जी सर। ये आप क्या कह रहे हैं रामेश्वर जी? वही कह रहा हूं जो ऑर्डर हुआ है। ये बच्चा ख्वाबों और ख्वाहिशों का नतीजा नहीं बल्कि मजबूरी का नतीजा है। ऐसे बच्चों से तो छुटकारा होना ही जरूरी होता है, वरना ये माँ और बाप दोनों के लिए बदनामी का दाग बन जाते हैं। बच्चे को पेट में मार दीजिए। नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर हूं, जल्लाद नहीं। इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए आप अपने साथ साथ मेरी दुनिया भी छुड़वाना चाहती। बच्चा मरा हुआ ही पैदा होना चाहिए ताकि रजनी वर्मा को पता चल जाए कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। सिर्फ ये बताइए कि हुआ क्या? हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बच्चा आपका खून है, आपकी औलाद है। और अब आपके खानदान का वारिस भी।
ख्याल रखिएगा। कि अब मेरे बेटे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा ही उनकी विरासत का मालिक है और मेरे बेटे से उसका अधिकार छीनने की कोशिश ना की जाए। जिंदगी का भंवर है। सही वक्त पर यह बात सामने आई है आदित्य। मेरा बेटा वाकई तकदीर वाला है। इससे पहले कि बलदेव सिंह की जायदाद उसके हाथ से निकल जाती, उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। बात तो आपकी ठीक है रजनी जी, लेकिन मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानती हैं सोनाली वसीयत के लिए अड़ी हुई है। तकदीर इसी तरह साथ देती है आदित्य। बलदेव सिंह ने सोनाली को जो वसीयत का ड्राफ्ट दिया था, वो सोनाली मुझे ही दिखाने के लिए ले आई। मैंने भी सोनाली को भड़का दिया कि वसीयत बदली जानी चाहिए। मेरा इरादा तो बलदेव सिंह के घर में तूफान खड़ा करने का था, बस। लेकिन मुझे क्या पता था कि तकदीर मुझसे ये सब करवा रही है ताकि बलदेव सिंह अपनी जायदाद सोनाली के बच्चे के नाम नहीं, मेरे बच्चे के नाम करे। बात तो आपकी ठीक है रजनी जी, लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? शारदा जी और बलदेव जी इस बात के लिए मानेंगे? माना तो पड़ेगा ही आदित्य। अभी तो मैं इस नीति पर चल रही हूं कि मेरा नाम भी सामने ना आए और बलदेव सिंह मेरे बच्चे को अपना वारिस घोषित करे। और इस बारे में मैंने बलदेव सिंह को बता भी दिया है। आपने ये बात बलदेव जी को बता भी दी? हाँ आदित्य, तकदीर जब इस मामले को सामने लाना चाहती है तो मैं क्यों छुपा के रखूं? और ये बात तो बलदेव सिंह को पता लगनी ही चाहिए ना, ताकि वो खुद को संभाल सके। मैंने उन्हें सिर्फ बताया नहीं, बल्कि चेतावनी भी दी है कि अब मेरे बेटे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा ही उनकी विरासत का मालिक है और मेरे बेटे से उसका अधिकार छीनने की कोशिश ना की जाए। और अगर ये एक बार बात खुल गई और मीडिया में पहुंच गई तो आपकी बहुत बदनामी होगी रजनी जी। आप हुक्म कीजिए, किस बात के लिए याद किया आपने? आपसे एक बार मिलना चाहता था। आपकी कुछ और भी मेहरबानियां चाहिए मुझे?